हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमने प्रैक्टिकल करने हैं सैलरी के, यानी हमने पूरा इतने सारे पार्ट्स पढ़े, 7 पार्ट्स मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते करते लगा दिए, बीच में सारा कुछ बताया आपको सैलरी के बारे में। तो ऑफ कोर्स अब हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल की ये पहली वीडियो आपके सामने अब मैं बताने वाला हूँ कि जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, हमने बेसिक तो सारे पढ़ लिए कि पर कैसेट कैसे निकालते हैं, अलाउंसेस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियोस में हमने कवर करी हैं। पर अब पूरी सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे आनी चाहिए, टोटल सैलरी कैसे निकालनी है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट। तो उससे पहले एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि अगर आपको कोई नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। जो चैनल का लिंक है आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। चलिए, अब आपके सामने देखिए, यहाँ पे मैंने अगर बनाया होगा तो एक फॉर्मेट नज़र आया होगा। ये वैसे फॉर्मेट है नहीं है, बट स्टिल मैंने एक आपकी फैसिलिटी के लिए रखा हुआ है कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप इस फॉर्मेट को कुछ माइंड में रख के कर सकते हो कि सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे हमने एक डिज़ाइन करना है सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट। ठीक है, तो आपके सामने जैसे बेसिक सैलरी होगी, डीएनएस अलाउंस होगा, कमीशन, बोनस, अलाउंसेज, परकेसेट, ये सारी चीज़ें हमने पीछे इनका मतलब जो है डिटेल में पढ़ा है। तो कोई ये कहने वाला नहीं आना चाहिए मेरे पास कि सर ये चीज़ें क्या होती हैं, पहले नंबर पे तो ये। अब दूसरी बात, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट आपके सामने है। अब हमने मेन फोकस करना था आज के प्रैक्टिकल के ऊपर। तो सर जी ये लो पहला प्रैक्टिकल, और एक ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल मैं आज आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहली वीडियो में याद से इसको समझ लीजिए, और क्या क्या चीज़ें मैंने समझाई थी उसको ज़रा याद करके आइएगा, क्योंकि इसमें बहुत काम आने वाली हैं। वीडियोस अगर लास्ट में सारी देखी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अब करने में। तो बता देता हूँ कैसे। चलिए करते हैं। मिस्टर एक्स है जो एम्प्लॉय है ए बी लिमिटेड में, मंथली सैलरी उसकी 25,000 पर मंथ है, ठीक है, और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसके पास, ठीक है, मतलब जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है या कमीशन है, ये सारी चीज़ें उसके पास हैं। 1,000 रुपये पर मंथ उसका एंटरटेनमेंट अलाउंस और कमीशन दोनों का, मतलब अलग अलग से, अलग अलग है ईच, उसने लिखा है ना ईच। एंटरटेनमेंट अलाउंस और कमीशन दोनों ही 1,000 रुपये पर मंथ हैं, और कंपनी ने उसको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। अब जिनको ये लगता है कि ये बेनिफिट्स क्या हैं तो वो पहले वीडियोस देखा हो भाई, परकेसेट्स हैं सारे के सारे ज़्यादातर। कंपनी ने अकोमोडेशन दिया उसे दिल्ली में, इसकी कैलकुलेशन पता होगी आपको। इंटरेस्ट जो लोन वाला था, मैंने कहा था ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई है, मतलब लास्ट से लास्ट वीडियो में, शायद 6 पार्ट में है। और फिर आपको मोटरसाइकिल, जो ये मान के चलती हैं कि ये मोटर कार वाला परकेसेट है, उनको ज़रा खबरदार कर दो कि भाई ये मोटर कार वाला नहीं है, पहले बता दूं, ये मोटरसाइकिल वाला है। यानी ये यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट और ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट वाला है। तो परकेसेट वो वाला पहले पढ़ के आना, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। और फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। 4 चीज़ें हैं लेकिन है बहुत ख़तरनाक, तो ध्यान से करिएगा। मैं करवाने वाला हूँ, समझिएगा कि जो चीज़ें आपने पीछे करी हैं, समझी हैं, जिन्होंने नहीं भी समझी लेकिन पता है प्रैक्टिकल कैसे करना है वो देखने आए हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, बताने वाला हूँ। तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी थोड़ा सा कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहली चीज़ बेसिक सैलरी से ही चलते हैं, क्यों हमने इधर उधर जाना है। तो बेसिक सैलरी उठा लीजिए। बेसिक सैलरी अगर मैं अकॉर्डिंग टू अबव आपकी लूँ तो कितनी थी, मुझे पूरा याद है, आपको अगर याद नहीं है तो ज़रा देखिएगा वीडियो बैक करके। 25,000 थी, उसको मैंने करा तो ₹3,00,000 आपका क्या बन गया, पूरे साल की वैल्यू बन गई। क्या बन गई, पूरे साल की वैल्यू बन गई है, ठीक है जी। चलिए, ऐसे ही अब आपके पास एक और चीज़ थी ऊपर, सर जी क्या, कमीशन था मेरे ख्याल से, अगर आपने नोट करा हो तो, कितने का, एंटरटेनमेंट अलाउंस के साथ 1,000 रुपये पर मंथ के साथ उसे लिखा गया था। दोनों 1,000 रुपये पर मंथ हैं तो 12,000 रुपये उसका टोटल हो जाएगा। अगर हमने कमीशन लिखा तो ऑब्वियस ही बात है एंटरटेनमेंट अलाउंस भी तो लिखेंगे। जो ये कहते हैं कि इसकी डिडक्शन मिलने वाली है वो गलत नहीं होंगे, पहले बता दूं। पर बात इनकी ये है कि ये डिडक्शन बाद में मिलेगी, अभी हमने सिर्फ इसे लिखना है। तो कितना लिखना है, 1,000 रुपये इसे भी हमने दिया है, 1,000 रुपये के साथ इसे 12 के मल्टीप्लाई कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिखी हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए।
पर दोस्तों अब आपको मैं क्वेश्चन के ऊपर ले जाऊंगा, तो ध्यान से पहले देखिएगा कि अब हमारी कैलकुलेशन शुरू हो गई है। परक्सिट नंबर 1 आपके पास आया है। कंपनी अगर अकोमोडेशन दे रही है, तो जिन्होंने अकोमोडेशन वाला वीडियो नहीं देखा था तो शायद आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने इसको सेपरेट एक वीडियो में कवर करा था मोटर कार के साथ। तो पहले बता देता हूँ कि ये जो दिल्ली में रहने वाला बंदा है ना, ये अनफर्निश्ड और फर्निश्ड दोनों देखो यहाँ पे। पहले नंबर पे बता देता हूँ, फर्नीचर दिया हुआ है तो इसलिए फर्निश्ड वाला केस है। और जिन्होंने अभी तक ये नहीं समझा कि फर्नीचर वाला कैसे करते हैं, तो उनको बता देता हूँ कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आपने पहले कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद आपने फर्नीचर की वैल्यू उसमें लेनी है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको नोट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपकी फैसिलिटी के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए पहले ही रखा हुआ है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपकी सिटी पॉपुलेशन कहाँ पे जाएगी। सर ऑब्वियस है 15% से ज़्यादा। तो अगर आप सबको याद होना चाहिए कि घर आपके दो तरीके के होते हैं, एक जो एम्प्लॉयर रखता है और एक जो एम्प्लॉयर आपको भी रेंट पे लेकर देता है, यानी जिसके लिए एम्प्लॉयर भी आपके लिए रेंट पे कर रहा हो। ऐसा घर अगर आता है तो भाई एक चीज़ याद रख लीजिए, उसमें अलग केस आने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे रेंट नहीं दिया, मतलब कंपनी ने अपना कोई घर दिया है, एम्प्लॉयर ने अपना कोई घर दिया है रहने के लिए दिल्ली में, तो भाई उसमें सिर्फ सिटी पॉपुलेशन नज़र डालोगे। अगर आपकी सिटी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होती है तो उसमें हम 15% ऑफ सैलरी करते हैं। लेकिन सर एक चीज़ कन्फ्यूज़न यहाँ पे आती है कि सैलरी में क्या क्या लेना है। तो भाई जिन्होंने अकोमोडेशन वाली वीडियो नहीं देखी थी, पहले वो देख के आई हैं, सैलरी का मतलब उसमें जान के आई हैं, तब ये समझ में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर सैलरी का मतलब जानना है तो सर ये हमने लिखा हुआ है कि जितनी चीज़ें आनी हैं वो सारी लिखी हुई हैं। जितनी चीज़ें मैंने ऊपर लिखी वो सारी की सारी लिखी हुई हैं, क्योंकि परक्सिट की सैलरी में हर कोई बेसिक सैलरी लेगा, बोनस लेगा, कमीशन लेगा, अलाउंसेस लेगा। याद रखना है सिर्फ डेयरनेस अलाउंस तब ही आएगा जब वो रिटायरमेंट पर्पस के रिगार्डिंग होगा, नहीं तो बाकी सारे अलाउंसेस आपने ले लेने हैं। तो सिंपल सा क्या किया मैंने, तीनों को लिखा, तीनों का 15% करा, मेरे पास 48600 वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन निकल के आ चुकी है। क्या निकल के आ चुकी है? दैट इज यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो रेंट फ्री, क्या लिखी है मैंने, रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या लिखा है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। अच्छा जी, अब रेंट फ्री अकोमोडेशन लिख दी मैंने। कितना लिखा मैंने? नोट नंबर 1 पे डालो, नोट नंबर 1 पे डाल लो, कितना मेरा निकला था, दैट इज़ 48,600। सर अंदर अंदर लिखी है अभी, क्यों? क्योंकि फर्नीचर वाला है केस, इसमें अभी और वैल्यू ऐड होने वाली है। कौन सी ऐड होने वाली है सर? अगर आप सबको याद नहीं है तो बता देता हूँ कि ऐड आपने फर्नीचर की वैल्यू को करना है। कितनी वैल्यू फर्नीचर की सर आपने ऐड करनी है? अगर आपको याद हो तो सर ने बताया था, सर ने बताया था 10% कॉस्ट। कितनी? 10% कॉस्ट। अच्छा जी, 10% कॉस्ट करनी है। कॉस्ट कितनी थी फर्नीचर की? वापस ले चलता हूँ आप सबको। कितनी है कॉस्ट? 2,40,000। कितनी है? 2,40,000। और कब प्रोवाइड करा है ये भी देखिए ज़रा, 1/8 यानी 1 अगस्त को प्रोवाइड करा था। यानी यहाँ पे अब महीने भी कैलकुलेट करने के लिए कह दिया उन्होंने। तो भाई कितनी थी कॉस्ट? कॉस्ट थी आपकी 2,40,000 रुपये। 2,40,000 का 10% करोगे पहले नंबर पे तो ये ले लो। फिर उसके बाद उसके कुछ महीनों को मत भूलना, उसके कुछ महीनों को मत भूलना जो ये कहते हैं कि 1/8 को लिया है, बिल्कुल सही है। कितने महीने के लिए लिया होगा बाद में? 8 महीनों के लिए। तो हमने यहाँ पे 8 मंथ कर दिए। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब 8 मंथ कर दिए हमने, दोनों को कैलकुलेट कर दो। अब यहाँ पे 48, यहाँ पे अब आपकी वैल्यू आ जाएगी नीचे, अगर मैं ले जाता हूँ यहाँ पे आपकी वैल्यू को, तो अब देखिएगा 48,600 मेरी ऑलरेडी थी अनफर्निश की, प्लस कर दो फर्नीचर की मेरी जितनी बनी है ऊपर। 2,40,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपके पास 16,000 आ जाएगा। तो इन सभी वैल्यू को आपने बाहर लिख देना है, आपके रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकल आएगी। जिनको ये नहीं समझ में आया, एक बार रेंट फ्री वाली मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो देख के आना, वहाँ पे अकेली इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई गई है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वैसे समझना आसान है, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ से आए हो समझ के तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा फिर इस चीज़ को और अच्छे से समझना, ठीक है। लेकिन बहुत आसान है, अगर आप चाहो तो यहीं पे समझ सकते हो। अब फर्नीचर की बात हमने कर ली ख़त्म। सर ये पॉइंट हो गया ख़त्म? बिल्कुल हो गया, इसमें तो कोई अब बात ही नहीं है, इसमें तो अब कोई बात ही नहीं है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करने की कोशिश करें सर, तो दूसरा पॉइंट क्या है, पर्सनल लोन। अगर जिन्होंने ये मेरी वीडियो लास्ट 6 पार्ट में मैंने समझाया था इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, अगर आप सबको याद होगा तो मैंने वहाँ पे रिपीट करा था बार बार कि जितना लोन है पहले नंबर पे याद रखो कि 20,000 से ज़्यादा है पूरे साल का। यस सर है, 5 लाख है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो चलो फिर करो इसकी कैलकुलेशन। कैसे करते थे सर, भूल गए हम। आओ ज़रा दिखाता हूँ मैं। चलो जी, अब नोट नंबर 2 को देखते हैं। नोट नंबर 2 क्या कहता है, पर्सनल लोन की कैलकुलेशन करनी है। 5 लाख रुपए आपकी वैल्यू है। मैंने वहाँ पे पढ़ाया था सर, क्या पढ़ाया था मुझे भूल गया। जिनको ये भूल गया है वीडियो देख लो ना यार जाके। नहीं समझ में आया अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे समझ लो। याद से SBI के रेट का इंटरेस्ट जो 1 अप्रैल को था वो था 12.75 और हमने जो इंटरेस्ट लिखा है वो है 6.75। दोनों को माइनस करना मत भूलना। और अगर माइनस करा है उसके बाद 5 लाख को कैलकुलेट करा है तो ठीक है। मतलब क्या कहानी है, जब आपने लोन की कैलकुलेशन करनी है तो जितना SBI का पहले दिन 1 अप्रैल को क्या होगा रेट होगा, जितना आपने लगाया होगा उन दोनों को पहले माइनस करना है आपस में, और जो रेट बनेगा उसको 5 लाख यानी उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर आपने देखना है कितने महीने का आपने दिया हुआ है लोन। तो जब हमने बैक निकाला उस चीज़ में तो हमने नज़र डाली कि जो हमें कहा गया था हमने वो ले लिया, पर एक चीज़ नोट डालो कि 1/7 को लिया गया है, 1 जुलाई को लिया गया है लोन। तो ऑटोमेटिकली ये लोन कितने महीने का कवर कर रहा है, दैट इज़ 9 मंथ। कितने महीने का, 9 मंथ। तो यहाँ पे नज़र डालिएगा कि 9 मंथ आपका क्या बन गया, 22,500 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री लोन। नोट नंबर 2 ज़रा देख के आइए दोबारा से और मुझे बताइए ज़रा कि कितनी वैल्यू लिखी है, 22,500। कैसे आई कैसे नहीं आई अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो वी गो फॉर द क्वेश्चन अगेन। हिज सन, अब आई हैं जो मोटर कार समझ के बैठे हैं उनको क्लियर कर देता हूँ। ये मोटरसाइकिल है भाई, यहाँ पे मूवेबल एसेट है ना कि मोटर कार। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा उसने यूज़ करी मोटरसाइकिल जो कंपनी ने उन्हें दी थी, और जब यूज़ करी है तो इसका मतलब यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल वाला केस लगेगा। देखो जिनको याद नहीं है पार्ट 6 फिर से मैं कह देता हूँ, जाके देखो पार्ट 6 या 7 में होगा, जिसमें भी है, मुझे पूरा क्लियर नहीं है बट देख लो ना। परकेसेट पार्ट 2 नंबर में होगा। परकेसेट के नोट्स 2 में आपको मैंने ये बहुत अच्छे से समझाए हैं। यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल यानी यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट की कहानी मैंने बहुत अच्छे से समझाई है वहाँ पे क्या लगने वाला है। तो पहले वो कंडीशन जानोगे तो यहाँ क्लियर अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो फिर भी बताता हूँ समझ लो। यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल क्या है कि जितना यूज़ करा था मैंने उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब तो जिनको ये डाउट है जैसे कैलकुलेशन करनी है तो मैं बता देता हूँ कि जितना आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसके 10% करना है आपने यूज़ के लिए। क्या करना है, 10%। तो सर हमने यूज़ कितना करा, हमें उन्हें बताया कि हमने फर्स्ट अगर याद देखा यहाँ पे देखो कि 5 को हमने क्या करा था, परचेज करा था, और 8 को बेच दिया। क्या करा, मई 567। अच्छा, जो ये लोग सोच रहे हैं कि हमने 5 को ख़रीदा था, वो मुझे एक बार ये बताइएगा कि हमारा साल कब शुरू होता है। हमारा साल कब शुरू होता है सर, 1 अप्रैल को। तो हमें कोई लेना देना नहीं है उसने 1 को ख़रीदा है कि कब ख़रीदा है। हमने 1 अप्रैल से ही गिनती करनी है उसकी। हमने 3 महीने नहीं, हमने 4 ही लेने हैं। 5, 6, 7, 8 वाला जो बंदा कह रहा है कि 7 बन के 3 बनते हैं, वो ये माफ़ कर दो इस चीज़ को पहले कि हमने 1 अप्रैल से गिनना है, 1 मई से नहीं गिनना, क्योंकि साल कब शुरू होता है, PY कब शुरू होता है, ऑब्वियस है, खरीदो चाहे कब भी, साल तो तब शुरू हो गया ना। तो हमने कॉस्ट का एक्चुअली 10% लेना है यूज़ के लिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया दैट इज़ यूज़ ऑफ मोटर कार। कितना, 60,000 थी मेरी कॉस्ट, उसका 10%, और साथ में मैंने क्या कर दिया, साथ में मैंने क्या कर दिया, उसको 4 मंथ ले लिए
सर क्यों लिए? जो ये जानते नहीं हैं मैं पहले बता दूं, 1 अप्रैल से लिया है, 1 मई से नहीं, क्योंकि साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से, तब से लेना है, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 2000 रुपये। मैं अभी एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र की एंट्री पड़ी है, ट्रांसफ़र की यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। तो वापस चलते हैं। अभी तो सर आधा खेल हुआ था, क्योंकि हमने यूज़ की एंट्री डाली है। तो ट्रांसफ़र की जिन्होंने समझनी है तो सोल्ड की अमाउंट देखिए, उसने क्या करा, 1/8 को सोल्ड कर दिया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया। तो भाई नोट नंबर 3 ज़रा नज़र डालिएगा। ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। अब वहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, जिन्होंने देखी है वीडियो, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने 3 तरह की चीज़ें करवाई थी ट्रांसफ़र में। अगर आप कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डील कर रहे हो तो 50% ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेनी है हमने, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अदर अदर मतलब कोई इसके अलावा, अगर हम सिंपल सी बात यहाँ पे चलते हैं कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मेरे नोट से उस चीज़ को क्लियर भी कर सकते हो। हाँ जी सर, देखो, अब यहाँ पे जिन्होंने ये कहा मुझे कि सर मुझे वीडियो का तो चलो पता नहीं, आप दिखाई दो, तो मैं यहाँ पे उनको दिखाई देता हूँ कि अगर आप अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो तो 50%, मोटर कार का इस्तेमाल कर रहे हो, कार है भाई, साइकिल नहीं है, कार है, तो 20% रिटर्न डाउन वैल्यू। अदर आप मूवेबल एसेट, इसमें आएगी आपकी कैटेगरी मोटरसाइकिल की, तो आप 10% SLM के बेस पे, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पे जाओगे। तो अब चलिए ज़रा, सर कहाँ पे जाना है हमने? हाँ जी, तो हम वापस आए अपने जगह पे, तो हमने देखा कि सर ज़रा देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र कैसे निकालना है। तो मैंने वहाँ पे लिखा ओरिजिनल कॉस्ट में से आपने क्या करना है, 10% डेप्रीसिएशन वैल्यू SLM के बेस पे। तो जब SLM बेस्ड आता है, यानी पूरे साल की डेप्रीसिएशन, हर साल की डेप्रीसिएशन सेम रहती है। तो जब हम हर साल की डेप्रीसिएशन की बात करते हैं तो 60,000 के ऊपर 10% 6,000 आता है। तो 6,000 को 3 के साथ करोगे तो हर साल 666 रहना है, ऑब्वियस है, हर साल 666 रहना है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो जब मैंने इसे कैलकुलेट करा तो मेरे पास 42,000 पर कैसेट की वैल्यू निकल आई। अब हमने ट्रांसफ़र करा है, तो जितने का ट्रांसफ़र करा है उसको बीच में अभी माइनस करना बाकी है। तो टोटल पर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी? टोटल पर्क की वैल्यू बन जाएगी 12,000 रुपये। क्या बन जाएगी? 12,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ सर, मैं यहाँ पे 12,000 रुपये लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ? 12,000 रुपये। तो किसकी लिख देता हूँ? ट्रांसफ़र। क्या लिख देता हूँ? दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ मोटर कार। मोटर कार नहीं है, सॉरी, मोटरसाइकिल है, मैं भी आपकी जगह पर कार लिख बैठा, ऊपर भी साइकिल है, ठीक है, दैट इज साइकिल, नॉट अ कार। चलिए, अब एक और कॉलम मुझे बनाना पड़ जाएगा भाई, क्योंकि कम पड़ गए, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स कहाँ जाएगा? तो जिन्होंने डिडक्शंस वाली वीडियो देख ली है, लास्ट वीडियो डाली है मैंने, तो उनको क्लियर होगा कि प्रोफेशनल टैक्स है जो मुझे, वो दिए हुए हैं 2,000, ठीक है, जो मुझे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं मुझे 2,000। तो जो ये सोच के बैठे हैं कि प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि प्रोफेशनल टैक्स पहले लिखेंगे, फिर बाद में उसे क्या करने वाले हैं हम, दैट इज़ माइनस करने वाले हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल टैक्स के नहीं लिखेंगे? उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, उनको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हम पढ़ लेते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स ऊपर क्या लिखा है। पहले ये देखो, पेड बाय मिस्टर एक्स, जो ये कहेंगे कि मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैंने कॉलम ऐड कर दिया है। तो भाई एक चीज़ याद रख लेना, सम गलत हो गया मेरी गारंटी मत लेना फिर। कैसे सर, आपने तो बदल दिया हमें? अरे बदलना था मैंने, क्योंकि मिस्टर एक्स ने पे करा है। मिस्टर एक्स ने पे कराए का मतलब एम्प्लॉय ने खुद पे करा है। तो जब एम्प्लॉय खुद पे करेगा तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब हमें कोई लेना देना ही नहीं है तो प्रोफेशनल टैक्स की वैल्यू जो यहाँ पे 2,000 लिखेगा वो गलत माना जाएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऐड तब ही करना है, डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन में मनाही नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी में कैलकुलेशन तब करोगे जब वो पेड बाय एम्प्लॉयर होगा, तब ही। क्लियर? चलिए, तो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका जो टोटल निकाला है, मेरे पास टोटल बोल रहा है
4,25,100, 4,25,100, ठीक है सर। हाँ जी, तो चलिए, अब हमने बात करी थी 4,25,100 की, वो हमारे पास आ गया। अब डिडक्शंस की बारी है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में कौन कौन सी थी सर? तीनों ही लिख देता हूँ, तीनों में ऊपर जो होगी वो दे देना, नहीं तो रहने देना, ठीक है जी। तो डिडक्शन कौन सी है? स्टैंडर्ड पहले नंबर पे, एंटरटेनमेंट दूसरे नंबर पे, ठीक है जी। जो एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं वो दे देना, एंटरटेनमेंट अलाउंस। और उसके अलावा आता है प्रोफेशनल टैक्स, जो कहता है कि प्रोफेशनल टैक्स आएगा डिडक्शन में वो दे दे, नहीं चाहता तो नहीं देना, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं तीनों में कौन सी आने वाली है। तो चलिए सर दे देते हैं तीनों को। पहले यहाँ पे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की मिलती है? 50,000, याद होना चाहिए अब तो। फिर मिलता है उनको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, फिर मिलता है उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस। जिन्होंने ये कह दिया कि सर यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस आना है, उनका सम गलत होने के लिए मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीडियो ध्यान से समझी नहीं होगी। क्यों नहीं समझी सर? हमने तो समझी थी। फिर एक वर्ड भूल गए होगे कि गवर्नमेंट के केस में ही ऐसा होगा भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया होगा तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सर ये गलत बात है, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? लेकिन 2,000 तो मैंने अभी कहा ऊपर, तो वो तो मैं दूंगा, वो तो मैं दूंगा, तो 2,000 रुपये डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसीलिए आपका टोटल जो है वो क्या बनता है? 3,73,100। दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के हर एक स्टेप में क्लैरिटी हो गई होगी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें मैंने करवाई हैं, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, आज ये पहला प्रैक्टिकल आपको बताएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था बीच में जो मैंने नहीं करवाया हो, कोई स्टेप आपको ना समझाया हो, जो नहीं समझाया था वो मैंने यहाँ पे अच्छे से फिर से क्लियर करा कि समझ लीजिए। तो बेसिक फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दिया पहले नंबर पे, और ये सीए की बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है। और अच्छा जी, ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है? जिन्होंने ये चीज़ें भी ध्यान से देखी है ना, वो समझ लो कि ऑप्टेड फॉर 115 BSc उसने ऑप्ट नहीं करा। ऐसा क्या होता? अगर वो कर लेता ना तो ये डिडक्शन जो हमने नीचे दी है वो नहीं देते। अच्छा सर ये क्या होता है बताइए तो? अरे भाई लास्ट वीडियो मिली है ना वहाँ पे आपको, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल से बताया है 115 BSc क्या होता है, कि उनको डिडक्शंस नहीं मिलती फिर। ओके सर क्यों नहीं मिलती? अरे जाइए देखिए ना फिर, ठीक है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे डिटेल में बताने लग गया तो बाद वाला किस्सा फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा रिपीट तो मैं कर नहीं सकता बार बार। तो यहाँ पे अगर आना है तो समझ समझ के आइए, क्योंकि हर पॉइंट अपने अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में होप आपको समझ आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलेगा। बस आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस